नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला सवाल पूछा गया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये तो फिलहाल हम लोग बात कर लिए कीटों के बारे में। अब ए सी डी का क्या, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, ए में लिखा है इक्थियोलॉजी। तो दोस्तों, इक्थियोलॉजी उसे कहते हैं जहाँ पर मत्स्य की रचना, इन सभी से संबंधित अगर बात होती है तो वो इक्थियोलॉजी होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आप सभी के सामने, कहाँ गया ये, पैरासिटोलॉजी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी। तो इसमें होता है दोस्तों परजीवों का अध्ययन। किस चीज़ का? परजीवों का अध्ययन। डी में है मेलेकोलॉजी। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? मोलास्का और अनेक खोलों का अध्ययन होता है। खोल मतलब होता है दोस्तों सेल्स। ठीक है, सेल्स जो होता है, सेल्स। तो इसमें मोलास्का तथा अनेक खोलों का अध्ययन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेलेकोलॉजी। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत हार्ड भी नहीं था। अगला है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। अच्छा सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सेरीकल्चर को हम दोस्तों रेशम कीट पालन कहते हैं। अच्छा, ये तो मालूम हो गया। अब ए वाला क्या, यानी ए के बारे में, ए किस चीज़ का है? तो ए में है दोस्तों एपीकल्चर। इसमें वो चीज़ होता है जब मधुमक्खी का पालन हम लोग करते हैं, तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। एक बी में है हॉर्टिकल्चर। इसमें होता है दोस्तों फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती। डी में है फ्लोरिकल्चर। इसमें होता है दोस्तों फूलों की खेती या पुष्प की कृषि, यानी कि अब इसमें क्या है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में फूल, फल, सब्जी, मसाला, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फ्लोरिकल्चर में दोस्तों आता है सिर्फ फूलों की खेती या फिर वही पुष्प की कृषि, मतलब फूल से संबंधित है ये सिर्फ, और इसमें सारा चीज़ आ जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि साइकोलॉजी। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। क्या लिखा है? बेमेल। तो ध्यान सुनना भी, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें पहला जो लिखा है दोस्तों ए, यानी कि फियोलॉजी। सी में है पैथोलॉजी और डी में है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये तीनों दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित है। ए सी डी, ये तीनों चीज़ जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये अलग हो गया ना, यानी ये इन तीनों में से डिफरेंट हो गया, तो वही पूछा गया है बेमेल। ठीक है, अगला सवाल है। इस सवाल में ये पूछा गया है दोस्तों कि डायनासोर थे। तो देखो, इसमें दो ऑप्शन है। पहले सीनोजोइक सरीसृप, दूसरा है मियोजोइक पक्षी। सी है पीलोजोइक एम्फीबिया, दूसरा है मियोजोइक सरीसृप। अब कौन सा उत्तर सही है? इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मियोजोइक सरीसृप, यानी कि इसको कहते हैं सरीसृप को इंग्लिश में कह देंगे रेप्टाइल। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर ध्यान दे रहा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे, यानी कि रेप्टाइल, जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल में थे। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला आता है दोस्तों ट्राइसिक कल्प, जो कि लगभग 3.8 करोड़ वर्ष का होता है। जुरेसिक कल्प यानी 5.7 करोड़, तथा क्रेटिसियस कल्प जो कि 7 करोड़ वर्ष में है। ठीक है, अब क्रेटिसियस में, यानी कि जो 7 करोड़ वर्ष, क्रेटिसियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हो गई। फिलहाल ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन संबंध इसका हो जाएगा ये। ठीक है, डी, यानी कि मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोस्तों पहले जब पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग ना के बराबर थी, जबकि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हुआ करती थी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि स्तनपायी। ठीक है, सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो कड़ कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि मकड़ी, ये कीट नहीं है। अगला सवाल है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि जंभिका दांत के। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। विशेल सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिलरी हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू के मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। या मैक्सिलरी दांत यानी कि जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होता है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो ये जंभिका दंत है दोस्तों, यही विष के ग्लैंड से संबंधित होता है। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, यही इसी दांत से जब वो काटता है तो विष यहीं से निकलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 5 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4 5। पाँचों पॉइंट को देखना फिर बताना उत्तर कौन सा है। अब पहले पॉइंट में लिखा गया है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, बी में है, मेरे पॉइंट नंबर 2 में है केवल मादा रक्त चूसती हैं, 3 में है मादा पौधों का रस चूसती हैं, और 4 में है मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, 5वें में है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 5 ही सही है, बाकी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 ये गलत है मच्छर के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि शकरकंद का। ठीक है, तो गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ यानी कि कुंभी रूप है या मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर आप सभी के सामने पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि केसर, यानी कि केसर का संबंध बीज से नहीं होगा। इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझे कि कहीं ना कहीं ए सी डी ये तीनों पॉइंट सुमेलित हैं। फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना। और दोस्तों केसर जो है ये एक मसाला है जिसे पौधों के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम कहें तो इसका नाम है क्रोकस सेटाइवस। ठीक है, क्रोकस सेटाइवस, जो कि एरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है और केसर का स्वाद जो है दोस्तों तीखा होता है। इसमें सेफ्रनाल और साथ ही साथ पिक्रोक्रोशिन नाम का रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहरा बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कोई बीज नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। अभी मैंने क्या बताया, ये फूल की वर्तिका है यानी कि पुष्प की वर्तिका है, ना कि बीज। जबकि अदरक एक राइजोम है, अफीम की डूडी होती है, सन क्या होता है, तना होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने का योग्य होता है? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि तना। ठीक है, यानी कि आलू का खाने वाला भाग जो है कंद, आलू का खाने वाला भाग कंद यानी रूपांतरित तना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि छाल से। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि कुनेन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है।